जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं धीरज आप सभी को आपकी अपना प्यारा चैनल डीएम ड्रीम क्लासेस में फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मैं जीके जीएस का फैकल्टी हूं और मैं यूट्यूब पर आप लोगों के समक्ष जीके जीएस को पढ़ाने के लिए आया हूं। लेकिन मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है साथियों कि मैं अपना वीडियो को टाइम टू टाइम से नहीं अपलोड करता हूं। तो साथियों इस बार का रीजन ये है कि बिहार पुलिस के रिजल्ट को आना। जी हाँ साथियों, बहुत सारे दोस्तों ने इस साल जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट ने उसमें एग्जाम को अटेम्प्ट किए थे। मैं भी उस एग्जाम को अटेम्प्ट किया था साथियों और मेरा बिहार पुलिस का रिजल्ट आया हुआ है। मैं आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे दूंगा, आप लोग डालकर चेक कर सकते हैं साथियों। तो मैं उस फिजिकल को लेकर बहुत ही सीरियस हो गया था और मेरा हेल्थ भी खराब हो गया था और मैं डॉक्टर को दिखाया भी था। तो मैं अब हेल्थ को लेकर बहुत ही अच्छा हूँ और फिट महसूस कर रहा हूँ, जिसके लिए आप लोगों के समक्ष मैं यूट्यूब पर अपना फिर से वीडियो लेकर आने जा रहा हूँ। तो दोस्तों अब मेरा वीडियो जो भी आएगा टाइम टू टाइम आएगा। तो दोस्तों जहाँ तक हम पढ़े थे टेक्सोनोमी को हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ लिए थे। टेक्सोनोमी का इंट्रोडक्शन कि टेक्सोनोमी है क्या, टेक्सोनोमी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते क्या है, टेक्सोनोमी के अंतर्गत आते कौन कौन है, टेक्सोनोमी को स्टार्ट कहाँ से करते हैं, सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है। तो साथियों अब इसके आगे चलते हैं। जो आते हैं RH विक्टर, जो जीव को 5 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं, उसके बारे में ही हम लोग अब लोग पढ़ेंगे। तो जय हिंद साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये है बिहार पुलिस और ये है बिहार पुलिस का मेरा रोल नंबर 5540-819। आपको जब मेरा PT का एडमिट कार्ड देखना होगा या रिजल्ट का देखना होगा तो आप मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर को डालिएगा। ये जब आप सरकारी रिजल्ट में खोलकर बिहार पुलिस PT एडमिट कार्ड निकाल कर जब ये डालिएगा मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये नाम मेरा लिखेगा धीरज कुमार ओझा और मेरा फोटो दिखाएगा। तो साथियों मैं इसी के लिए थोड़ा बिजी और हो गया था और वीडियो आने में थोड़ा लेट होने लगी थी। साथियों तो मैंने बिहार कांस्टेबल ही नहीं निकाला है। अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और लगातार हमसे पढ़ते रहेंगे तो आप कांस्टेबल का दरोगा को उखाड़ कर फेंक देंगे, चाहे UPSI हो, बिहार SI हो। जब मैं निकाल सकता हूँ कांस्टेबल का तो फिर आप क्यों नहीं निकाल सकते हैं साथियों। आप लोग जी भर के मेहनत कीजिएगा, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करते रहिएगा, इसको और आगे बढ़ाते रहिएगा। अच्छा कॉन्टेक्ट हम आपके लिए डालते रहेंगे तो आप क्यों नहीं पढ़िएगा। तो प्लीज़ दोस्तों अच्छे से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए और ये मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर देख लीजिएगा। और जिन भी साथियों को मेरे पर डाउट रहेगा तो प्लीज़ जाकर वो चेक कर लेंगे। मेरा आया हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल का और मैं फिजिकल का तैयारी कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब बिना देर के हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए साथियों अब हम लोग टेक्सोनोमी को पढ़ने के फिर से स्टार्ट करते हैं। तो साथियों इसके पिछले वाले वीडियो में हम ये पढ़ चुके थे कि जो स्वीडिश के साइंटिस्ट थे कैरोलस लिनियस साहब, उन्होंने 2 बहुत ही महान कार्य किए थे। एक तो काम किए थे, बुक लिखे थे जिस बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरी, और सेकंड जो काम किए थे वो जो दिनाम पद्धति किए थे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने कार्य किया था। इसी के लिए फादर ऑफ टेक्सोनोमी कैरोलस लिनियस साहब को बोला जाता है, क्योंकि जो दिनाम पद्धति है ये किसी भी जीव को 2 नामों से मिलकर बनती है। पहला होता है उसके वंश और दूसरा होता है प्रजाति। और आप भली भांति जानते हैं कि प्रजाति शब्द जो थे वो जोनरे नामक साइंटिस्ट ने दिए थे। और ये जो इसी को इंग्लिश में बोला जाता है साइंटिफिक नेम। किसी भी जीव का साइंटिफिक नाम एक ही होता है, उसको पूरा वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाता है। तो जो कैरोलस लिनियस साहब ने जो बुक लिखा था सिस्टमा नेचुरी, इस बुक में उन्होंने बताया था कि जितने भी पृथ्वी पर लिविंग है, ऑल लिविंग्स, जितने भी सजीव हैं बस वो 2 ही वर्ग में वर्गीकृत हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है जंतु एंड सेकेंड होता है पादप। लेकिन आगे चलकर जब और भी विस्तृत और ही अंदर डीप में जाकर जंतुओं का खोज होने लगा तब बहुत सारे ऐसे जीव मिलने लगे जो कि ना जंतु वर्ग में आते थे और न ही पादप वर्ग में आते थे। वो तो दोनों के मध्य में आते थे या नहीं तो दोनों में नहीं आते थे। तो बहुत सारे दिक्कतों का कठिनाइयों का सामना करने पड़ा। तो इसलिए कैरोलस लिनियस साहब के मत को अमान्य कर दिया गया और आगे चलकर एक अन्य साइंटिस्ट का आगमन हुआ जिनका नाम है RH विक्टर। RH विक्टर ने सजीवों को यानी जितने भी लिविंग है इस धरती पर ऑल लिविंग्स उन्होंने 5 किंगडम में बांटा। और 5 किंगडम में याद रखने का एक छोटा सा क्लू है दोस्तों, देखिए 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड।
यानी कि ये 5 वर्ड से मिलकर विक्टर शब्द जो बना है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं 5 किंगडम। दोस्तों ये ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बस याद करने का एक क्लू है। आर.एच. विक्टर साहब ने जब आया तो उन्होंने बोला कि कैर्लोस लिनेस साहब आपने बहुत ही अच्छे वर्गीकृत किया है कि इस धरती पर पादप और जंतु, ये 2 वर्ग तो है ही है। देखिए आर.एच. विक्टर साहब में भी जंतु वर्ग एंड पादप वर्ग है। देखिए जंतु वर्ग एंड पादप वर्ग है, लेकिन आर.एच. विक्टर साहब ने बोला कि और भी इनसे छोटे से छोटे वर्ग हैं जिसको आपने अध्ययन नहीं किया या तो छोड़ दिया है। तो आर.एच. विक्टर साहब आते हैं और जीवों को सबसे छोटे से छोटे, जिसको बोल सकते हैं बढ़ते हुए क्रम में क्या किया जाता है कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसा सजाया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार आर.एच. विक्टर साहब ने सजाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बांटा जीवों को मोनेरा ग्रुप में, सेकेंड प्रोटेस्टा, तीसरा कवक, फोर्थ पादप एंड 5 जंतु। यानी सबसे जो बड़ा वर्ग आया जंतु वर्ग आया, और सबसे छोटा वर्ग जो होता है वो मोनेरा वर्ग होता है। मोनेरा वर्ग के अंतर्गत बैक्टीरिया और नील हरित सवाल आते हैं। बैक्टीरिया एंड नील हरित सवाल आते हैं, नील हरित सवाल आते हैं। और प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। दोस्तों मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण ही होता है। ये मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के नामक काटने से होता है। और अमीबा, ये जितना भी प्रोटिस्टा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं वो सभी एक कोशिकीय होते हैं। मोनेरा ग्रुप के भी एक कोशिकीय होते हैं, बट जो प्रोटिस्टा ग्रुप है ये थोड़ा मोनेरा ग्रुप से विकसित होता है। यानी कि आर.एच. विक्टर साहब ने कहा कि जो ये 5 वर्ग हैं, इन वर्गों में सबसे पहले धरती पर मोनेरा आए थे। जब मोनेरा का थोड़ा सा विकास होने लगा, उनमें बढ़ोतरी होने लगी, उनमें परिवर्तन आने लगा, तो मोनेरा से वही प्रोटिस्टा हो गए थे। अब जो प्रोटिस्टा में विकास होने लगा, प्रोटिस्टा बढ़ने लगे, विकसित होने लगे, तो प्रोटिस्टा के बाद कवक हो गए, और कवक विकसित होते 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 पादप में बदल गए, और पादप से जंतु हुए, और जंतु से विस्तृत करके जीव का बढ़ने लगा। तो यही आर.एच. विक्टर साहब ने 5 वर्गों में बांटा था, और इसी एक एक ग्रुप को करके हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। पहले हम अध्ययन करेंगे मोनेरा का, फिर प्रोटिस्टा का, फिर कवक का, फिर पादप का, फिर जंतु का। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम मोनेरा ग्रुप स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, जो आर.एच. विक्टर साहब जो थे, जो मोनेरा से संबंधित जितना उस वक्त इंट्रोडक्शन दिए थे, वो इतना बात बताए थे कि मोनेरा ग्रुप की जो पहचान होती है, जो उनका पहचानने का तरीका आता है, ये सब ये है। तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल बोला था कि मोनेरा ग्रुप में जितने भी आते हैं, तो पहले हम ये जानेंगे कि मोनेरा ग्रुप में आते कौन कौन हैं। तो देखिए दोस्तों, मोनेरा ग्रुप में आते हैं बैक्टीरिया एंड नील हरी शैवाल। ये 2 जीव आते हैं मोनेरा ग्रुप के अंतर्गत। तो इन्होंने बताया था कि जितने भी बैक्टीरिया एंड जितने भी नील हरी शैवाल होते हैं, ये सभी जलीय होते हैं, अर्थात इनका जन्म जल में ही होता है तथा मृत्यु जल में ही हो जाती है। ये बात उन्होंने उस वक्त बोला था कि ये सभी जलीय होते हैं। सेकेंड बात इन्होंने बताया था कि ये सभी प्रोकैरियोटिक होते हैं। और साथियों आप लोग सोचिएगा कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, तो हम लोग आगे के वीडियो में बहुत ही विस्तृत और डीप में जाकर अध्ययन करेंगे कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक होते क्या हैं। तो दोस्तों देखिए, कोशिका के 2 भाग होते हैं। फर्स्ट ऑफ होता है प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड पार्ट होता है यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होता है ये पुराने टाइप का सेल होते हैं, एंड यूकैरियोटिक होता है जो नए टाइप के सेल होते हैं। अर्थात प्रोकैरियोटिक मतलब क्या, जो अविकसित कोशिका होती है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक। तो मोनेरा अविकसित ही है ना, क्योंकि ये तो मात्र एक कोशिका से मिलकर ही बनी होती है। क्योंकि देखिए ये जो होती है एक ही कोशिकीय होती है, अर्थात मोनेरा ग्रुप के जितने भी अंतर्गत जीव आते हैं उनका निर्माण सिर्फ एक ही कोशिका से होता है, उनमें 2 कोशिका नहीं पाई जाती है। तो जो एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है वो तो सूक्ष्मतम ही हुआ ना। तो सूक्ष्मतम बहुत सबसे पुराना कोशिका हुआ, क्योंकि सबसे पहले मोनेरा का ही इस धरती पर विकास हुआ था, उसके बाद प्रोटिस्टा आए थे। अर्थात मोनेरा अविकसित होते हैं, इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। खैर प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक के बारे में आगे हम बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑफ आता है पॉइंट कि ये पोषण भी करते हैं। अर्थात ये तो इतने छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जल में रहते हैं, पोषण कैसे करते हैं। तो जो पोषण ये करते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा करते हैं, और जो पोषण पर ये डिपेंड करते हैं, अर्थात पोषण भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, ये दूसरे के द्वारा भोजन, ये दूसरों पर भोजन के लिए
निर्भर करते हैं, इसीलिए इनको हम लोग परजीवी बोलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इन्होंने बताया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट तथा मोस्टफुल है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्होंने बोला कि इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब आप बहुत सारे दोस्तों सोचते होंगे कोशिका भित्ति क्या होती है, तो सारी चीजों के बारे में आगे बहुत ही विस्तृत से हम लोग अध्ययन करेंगे। कोशिका भित्ति क्या होती है एंड क्या क्या होती है, बहुत सारा। अभी इसमें आपको इतना नहीं बताएंगे। खैर ये जानिए कि इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। बैक्टीरिया एंड नीलहरित इसके अंतर्गत आते हैं, मोनेरा ग्रुप के अंतर्गत। बट नीलहरित शैवाल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है एंड बैक्टीरिया के अंतर्गत कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो बैक्टीरिया के अंतर्गत कोशिका भित्ति पाई जाती है वो अमीन एसिड की मिलकर बनी होती है। तो क्या क्वेश्चन उठता है दोस्तों कि क्या कोशिका भित्ति हमारे यानी ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत भी पाई जाती है? तो साथियों इसका आंसर आप लोग कमेंट करके हमको बताना कि क्या ह्यूमन बॉडी में कोशिका भित्ति पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। और इन्होंने बताया कि जो कोशिका भित्ति बैक्टीरिया में पाई जाती है वो अमीनो एसिड की मिलकर बनी होती है। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना कि जो बैक्टीरिया के अंतर्गत कोशिका भित्ति पाई जाती है वो अमीनो एसिड की मिलकर बनी होती है। और एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो बहुत ही हम आसानी से कर सकते हैं कि अमीनो एसिड की। या क्वेश्चन ये भी पूछता है कि क्या बैक्टीरिया के अंतर्गत कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो बहुत सारे साथियों ये भी नहीं जानते होंगे कि कोशिका के अंतर्गत कोशिका भित्ति बैक्टीरिया के अंतर्गत कोशिका भित्ति पाई जाती है या नहीं भी पाई जाती है। और इन्हीं हरी सवाल से एक बहुत ही क्वेश्चन सुंदर पूछा जाता है कि बैक्टीरिया एंड सवाल के बीच की कड़ी कौन सी है, या ऐसे करके पूछा जाता है कि बैक्टीरिया एंड सवाल के बीच की कड़ी को क्या बोल सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल सकते हैं साथियों कि बैक्टीरिया एंड सवाल के बीच की कड़ी को नील हरी सवाल बोला जाता है। तो इतना सारे मोनेरा ग्रुप से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आगे हम प्रोटेस्टा ग्रुप में आते हैं दोस्तों। तो देखिए साथियों जो आर.एच. विक्टर साहब जो थे, जो प्रोटेस्टा वर्ग लिए थे, इस वर्ग में इन्होंने ये बात बताया कि ये भी जलीय होते हैं, यानी कि मोनेरा ग्रुप हो या प्रोटेस्टा ग्रुप हो, ये दोनों ग्रुप जो होते हैं जलीय ही होते हैं एंड एक कोशिकीय ही होते हैं। यानी कि मोनेरा एंड प्रोटेस्टा जलीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं एंड प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये तीनों गुण इन दोनों में पाया जाता है, लेकिन थोड़ा प्रोटेस्टा विकसित ग्रुप है, इसलिए इसमें थोड़ा ज्यादा आ जाता है और उसमें थोड़ा कम था। उदाहरण आता है प्रोटेस्टा वर्ग के अंतर्गत प्रोटोजोआ के अंतर्गत बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं। जैसे में पहला में आता है अमीबा, दूसरा में आता है प्लाज्मोडियम, तीसरा में आता है पैरामीशियम, फोर्थ में आता है यूग्लिना एंड एंट अमीबा हिस्टोलिका इसी ग्रुप के अंतर्गत आता है। और मोनेरा ग्रुप में क्या था, मात्र दो ही थे, एक थे बैक्टीरिया एंड एक था नीलहरी शैवाल। लेकिन इसमें कितने आगे, 1 2 3 4 एंड अमीबा हिस्टोलिका 5 जंतु आ गए, उसमें 2 ही जंतु थे। अब इनसे रिलेटेड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे स्टूडेंट या एग्जाम देने बैठते हैं विद्यार्थी वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन जैसे आ जाता है कि अमीबा क्या होता है, एक ही कोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय होता है, तो इसमें बहुत सारे दोस्तों बहुकोशिकीय मार्क के आ जाता है, जो कि गलत हो जाएगा। अमीबा जो है एक ही कोशिकीय होता है। फिर से क्वेश्चन पूछ देगा कि अमीबा क्या है, स्थलीय है कि जलीय है, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट लोग कंफ्यूज में हो जाता है कि अमीबा है क्या, स्थलीय है कि जलीय है। तो देखिए दोस्तों, अमीबा जो है ये जलीय होते हैं। फिर पूछ देगा कि अमीबा जो है वो कौन होगा, प्रोकैरियोटिक होगा कि यूकैरियोटिक होगा, या पूछ देगा प्लाज्मोडियम प्रोकैरियोटिक होगा कि यूकैरियोटिक होगा। तो साथियों प्लाज्मोडियम की बात कहे, चाहे अमीबा की बात कहे, चाहे पैरामीशियम की बात कहे, चाहे किसी का भी बात करे, अगर पूछेगा कि वो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, तो उसका आंसर होगा प्रोकैरियोटिक। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, यानी अमीबा अनिश्चित आकार का होता है, इसका कोई फिक्स साइज नहीं होता है, ये किसी भी रूप में आ सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होती है, यानी कि जो प्लाज्मोडियम प्रोटेस्टा वर्ग के आते हैं वर्ग के अंतर्गत आते हैं, इसी के कारण मलेरिया रोग होता है। और मलेरिया रोग के जो वाहक होते हैं वो मादा एनफ्लुएंजा मच्छर होते हैं, उन्हीं के काटने के द्वारा मलेरिया रोग हो जाता है। और ये जो यूग्लिना है इस वर्ग के बहुत ही कंफ्यूजन तथा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक हैं, क्योंकि यूग्लिना एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो या तो पादप वर्ग में आता है या जंतु वर्ग में, यानी कि दोनों वर्ग में आता है, इसीलिए तो कंफ्यूज कर देता है यूग्लिना। अब पूछ देगा एग्जाम में कि यूग्लिना किस ग्रुप के अंतर्गत आता है, पादप वर्ग के अंतर्गत कि जंतु वर्ग के अंतर्गत। तो जो नहीं पढ़े होंगे जैसी बात है कि पादप वर्ग के अंतर्गत मारेंगे, लेकिन ये ना तो पादप आता है न जंतु वर्ग के अंतर्गत आता है, ये दोनों के अंतर्गत आता है और दोनों का गुण को धारण करके अपने में रखता है। पादप गुण
पादप जो इसका लक्षण है गुण धारण करने का वो ये है कि ये प्रकाश संश्लेषण करता है। अब जब प्रकाश संश्लेषण करेगा तो जंतु के अंतर्गत कैसे आएगा, आप ही सोचिए कि आज तक कोई जंतु प्रकाश संश्लेषण करता है? नहीं करता है, क्योंकि उसमें हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। उसमें स्वपोषण करने की यानी सूर्य के प्रकाश में तथा पृथ्वी से जल लेकर CO2 की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, जो कि ऐसा तो जंतुओं में जड़ कहाँ होता है कि वो पृथ्वी से जड़ लेगा, CO2 लेगा, ऐसा प्रोसेस तो जंतु में होता नहीं है। लेकिन फिर भी ये जंतु है, यूग्लिना फिर भी जंतु है। और ये जंतु का इसका गुण कौन सा है? तो जंतु की तरह चलता है, रेंग कर पानी में ऐसे करके चलता है और स्वयं विखंडित होकर दूसरा यूग्लिना का निर्माण कर लेता है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजन यूग्लिना है, क्योंकि ये जंतु की तरह चलता है। और आप ये बताइए पादप कौन सा चलता है? पादप तो स्थिर रहते हैं। मान लीजिए प्लांट है, तो प्लांट है तो स्वपोषण है, मतलब ये स्वपोषण क्रिया भी करेगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करेगा। तो स्वपोषण ही ना भोजन का निर्माण किया, स्थिर रहेगा, सजीव भी है, इसका वृद्धि भी होगा, ठीक समझे? लेकिन ये चलेगा नहीं। बट यूग्लिना पादप लक्षण के साथ साथ जंतु लक्षण का यह भी है कि ये चलता रहता है, प्रकाश संश्लेषण भी करता है तथा भोजन का निर्माण स्वयं भी करता है, इसीलिए तो स्वपोषण कहलाता है। और जब ये प्रकाश संश्लेषण करता है तो जाहिर सी बात है कि इसके अंतर्गत हरित लवक होगा ही होगा। और ये जब प्रकाश संश्लेषण करता है तो हम जानते हैं कि पादप हरे होते हैं, तथा हम बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि यूग्लिना किस रंग का होता है, तो यूग्लिना हरे रंग का होते हैं। तो दोस्तों जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं। जैसे पूछ देगा कि यूग्लिना का रंग कैसा होता है, तो बहुत ही आसानी से हम बोल सकते हैं कि यूग्लिना का रंग हरा होता है। हरा होने के कारण क्या है? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करता है। जब ये प्रकाश संश्लेषण करेगा तो ये स्वपोषण होगा, जब ये स्वपोषण होगा तो भोजन का स्वयं निर्माण करेगा। जब भोजन का स्वयं निर्माण करे प्रकाश संश्लेषण के थ्रू, तो जैसी बात है कि ये जल में रहता है, क्योंकि जलीय है ये है, तो इसका जल, इसमें जड़ नहीं है, बट जल, जब इसमें जड़ नहीं है तो इसमें जल आया कहाँ से? तो जाहिर सी बात है कि जो यूग्लिना है वो जलीय जीव है, वो जल में ही रहता है, तो वो जल तो ले ही लेगा, जल ले ही ले रहा है और सनलाइट से लाइट ले ही लेगा, तो आराम से प्रकाश संश्लेषण कर लेगा। और फिर सब आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की अंतिम क्रिया में क्या उत्पादन बनता है? वही ग्लूकोज बनता है। तो फिर ग्लूकोज के द्वारा अपना शारीरिक रासायनिक क्रिया जो भी होता है वो सब करते रहता है। लेकिन ये बहुत ही कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन यूग्लिना होते हैं। यूग्लिना किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों आज हम लोगों ने दो वर्ग के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा। फर्स्ट ऑफ वर्ग आता है मोनेरा ग्रुप एंड सेकंड वर्ग आता है प्रोटिस्टा ग्रुप है। तो इस दो ग्रुप को हम लोगों ने पढ़ लिया और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कवक एंड पादप और तथा जंतु वर्ग के बारे में बहुत ही अच्छे से। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हुआ तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जी हाँ दोस्तों, अगर मेरे पढ़ाने का शैली आपको तनिक भी अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरे अंदर कमी कहाँ है या अच्छाई कहाँ है, ताकि उससे मेरा हौसला बढ़ेगा। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके, तब ना इस वीडियो को बारे में लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा। और इसी तरह आप अपना प्यार हमको बरसाते रहिए। जय हिंद दोस्तों। देखिए